एवरीवन, आज हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आगे जो करेंगे वो है कि दो या दो से अधिक स्वयं के मकान हैं। अगर किसी करदाता के पास दो से अधिक स्वयं के रहने के मकान हैं तो स्वयं के रहने की मकान की जो छूट होती है वो केवल दो मकानों पर ही दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में कौन से दो मकानों को स्वयं के आवास का मकान माना जाए, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स देखने हैं। कि उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम पहले गणना करेंगे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से दो मकान स्वयं के रहने के मकान माने जाएंगे और बाकी के मकानों की गणना किराए पर उठाए गए मकान की तरह ही की जाएगी। तो स्टेप्स जो है उसमें पहला स्टेप ये है कि अगर दो से अधिक मकान है तो प्रत्येक मकान को स्वयं के रहने का मकान मानते हुए मकान संपत्ति से आय ज्ञात की जाएगी। फिर दूसरे स्टेप में प्रत्येक मकान को किराए पर उठाया हुआ मकान मानते हुए मकान संपत्ति की आय ज्ञात की जाएगी। थर्ड स्टेप में दोनों तरह से निकाली गई मकान संपत्ति की आय का डिफरेंस ज्ञात करेंगे। और चौथे स्टेप में हमें थर्ड स्टेप में जो अंतर ज्ञात हमने निकाला था उसमें जो अंतर सबसे ज़्यादा होगा उसे स्वयं के रहने का मकान माना जाएगा और बाकी मकानों को किराए पर उठाया गया मकान माना जाएगा। इसका एक सवाल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अब आगे हम करते हैं कि किराए पर दिए गए मकान का वार्षिक मूल्य यानी एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस कैसे हमें निकालनी है। तो किराए पर दिए गए मकान की जो एनुअल वैल्यू निकालनी है उसके लिए दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करना, दूसरा है नेट एनुअल वैल्यू ज्ञात करना। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कुछ भी ग्रॉस एंड नेट शब्द काम में नहीं लिया गया है, लेकिन सुविधा और समझाने की दृष्टि से यहाँ इनको काम में लिया जा रहा है। अब देखते हैं हम कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, यानी सकल वार्षिक मूल्य। सकल वार्षिक मूल्य से मतलब है अपेक्षित किराया एवं प्राप्य किराए में से जो भी अधिक हो उससे है। और यदि मकान गत वर्ष में खाली रहा हो और इस प्रकार से ज्ञात सकल अगर खाली रहा हो तो इस प्रकार से जो भी सकल वार्षिक मूल्य हम निकालेंगे उसमें मकान खाली रहने की अवधि के किराए को कम कर दिया जाएगा। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू भी 4 स्टेप्स में निकाली जाएंगी। इसमें पहला है अपेक्षित किराया ज्ञात करना, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। सेकेंड स्टेप जो है वो है कंप्यूटेशन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, प्राप्त या प्राप्य किराया ज्ञात करना। थर्ड स्टेप में प्राप्य अथवा प्राप्त किराए की अपेक्षित किराए से तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विद एक्सपेक्टेड रेंट। और फोर्थ स्टेप है एडजस्टमेंट फॉर वैकेंसी पीरियड। ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, अपेक्षित किराया क्या है। तो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 23(1)(a) के अनुसार अपेक्षित किराया मूल्य से मतलब उस राशि से है जिस पर मकान संपत्ति को वर्ष प्रतिवर्ष किराए पर दिया जा सकता है। तो अपेक्षित किराए की गणना जब हम करेंगे तो हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। पहला हमें देखना है कि नगरपालिका मूल्य म्यूनिसिपल वैल्यू, दूसरा है फेयर रेंट और तीसरा है स्टैंडर्ड रेंट। अब नगरपालिका मूल्य क्या है, तो जहाँ नगरपालिका या अन्य कोई स्थानीय सत्ता जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में नगरपालिका या अन्य स्थानीय सत्ता द्वारा जो भी मकान है उनका नगरपालिका कर या हाउस टैक्स लगाने के पर्पज़ से प्रत्येक मकान का जो मूल्यांकन किया जाता है वो मूल्य यानी म्यूनिसिपल वैल्यू कहलाती है। यानी नगरपालिका या नगर परिषद ये मूल्यांकन करती है कि मकान को कितने वार्षिक किराए पर उठाया जा सकता है और उसे ही इस मकान का नगरपालिका मूल्य म्यूनिसिपल वैल्यू कहते हैं। दूसरा है फेयर रेंट, उचित किराया। उचित किराए से मतलब किराए की उस राशि से है जो ऐसे ही मकान को आसपास के क्षेत्र में किराए पर देने से प्राप्त की जा सकती है, तो वो हो गया फेयर रेंट। और तीसरी चीज़ आती है स्टैंडर्ड रेंट, मानक किराया। अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ की किराया नियंत्रण कानून या किराया नियंत्रण अधिनियम रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है और उसके द्वारा मानक किराए का निर्धारण किया जाता है, तो मकान मालिक इस प्रकार से निश्चित किए गए स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा किराया वसूल करने के लिए कोई भी वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए उचित किराया भी किसी भी स्थिति में स्टैंडर्ड रेंट से अधिक नहीं हो सकता। अतः अपेक्षित किराए से मतलब नगरपालिका मूल्य और उचित किराया जो भी दोनों में अधिक होगा वो हम लेंगे एक्सपेक्टेड रेंट।
लेकिन यदि मानक किराए की सूचना भी दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट की सूचना भी दे रखी है, तो फिर एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। तो शॉर्ट में इन्होंने इसको हम समझते हैं, यानी पहले हम लेंगे फेयर रेंट ऑफ द हाउस, फिर लेंगे म्यूनसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस। अब इन दोनों में जो अधिक होगा, सी स्टेप में हम लेंगे विच एवर इज़ मोर, ए और बी में से जो अधिक होगा वो चीज़ ले लेंगे। अब अगर कहीं किराया नियंत्रण कानून लागू नहीं होता है तो यही राशि एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगी। लेकिन अगर एरिया ऐसा है जहाँ की स्टैंडर्ड किराया नियंत्रण कानून लागू होता है और स्टैंडर्ड रेंट की सूचना भी दे रखी है, तो फिर हम इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे और फिर स्टैंडर्ड रेंट और जो हमने पहले फेयर रेंट और म्यूनसिपल वैल्यू में से जो अधिक था वो लिया, उन दोनों में से जो कम होगा वो फिर एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट विच एवर इज लेस ऑफ सी एंड डी, सी और डी में से जो कम होगा वो लिया जाएगा। अब यदि मकान गत वर्ष में निर्मित हुआ हो या खरीदा गया हो या बेच दिया गया हो बीच में ही, तो मकान गत वर्ष में निर्मित हुआ हो, क्रय किया हो, तो अपेक्षित किराया आनुपातिक रूप से हम कम कर देंगे और उतने ही माह का निकालेंगे जितने महीने मकान का स्वामित्व करदाता के पास रहा है। तो इस स्थिति के अतिरिक्त यदि मकान वर्ष पर्यंत किराए पर नहीं दिया गया या कुछ माह खाली रहा या कुछ माह का किराया डूब गया या कुछ माह स्वयं के निवास में काम में लिया गया है, तो भी मकान का अपेक्षित किराया पूरे वर्ष का ही ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि अगर मकान गत वर्ष में ही खरीदा है तो जितने महीने करदाता के स्वामित्व में रहा उतने एक महीने का ही हम अपेक्षित किराया निकालेंगे। अब देखिए इसका सवाल है, निम्न सूचना के आधार पर निम्न मकानों का अपेक्षित किराया ज्ञात कीजिए। इसमें 6 मकान दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस। इसमें स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, म्यूनसिपल वैल्यू दे रखी है और फेयर रेंट दे रखा है। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू। तो इसके लिए हम कॉलम बना लेंगे और पर्टिकुलर का हो गया, फिर ये 6 मकानों का ले लिया। सबसे पहले हम लेंगे म्यूनसिपल वैल्यू। म्यूनसिपल वैल्यू पहले मकान की 10,000, दूसरे की 24,000, तीसरे की 20, 21, 15 और 20, ये म्यूनसिपल वैल्यू आ गई। अब इसी के साथ हम लिखेंगे फेयर रेंट। फेयर रेंट है 12,000, 25,000, 18,000, 20,000, 12,000 और 25,000। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है और सी पॉइंट में हमें लेना है कि विच एवर इज़ मोर, इन दोनों में जो अधिक है। तो पहले मकान का 12,000 ज़्यादा है तो 12,000 लेंगे, दूसरे मकान में भी फेयर रेंट ज़्यादा है तो 25,000 विच एवर इज़ मोर में आ जाएगा 25,000। तीसरे मकान की म्यूनसिपल वैल्यू 20,000 है और फेयर रेंट 18,000 है तो यहाँ 20,000 आ जाएगा। चौथे मकान में 21,000 आ जाएगा। पाँचवें मकान में म्यूनसिपल वैल्यू ज़्यादा है तो 15,000 और छठे मकान में फेयर रेंट ज़्यादा है तो 25,000। अब पहले और दूसरे मकान में स्टैंडर्ड रेंट नहीं दे रखा है, लेकिन उसके बाकी जो 4 मकान हैं उसमें स्टैंडर्ड रेंट भी दे रखा है। तो डी पॉइंट में हम स्टैंडर्ड रेंट जो पहले और दूसरे में नहीं आएगा, तीसरे में 25,000 है, चौथे में 15,000 है, फिर 17,000 है और छठे में 24,000 है, तो ये स्टैंडर्ड रेंट हो गया। तो अब हमें कंपेयर करना है कि विच एवर इज लेस, इन दोनों में यानी सी और डी में हमें कंपैरिजन करना है। इन दोनों में जो कम होगा वही एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो पहले हाउस का तो 12,000 ही आ जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड रेंट दे ही नहीं रखा है तो 12,000 एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरे का 25,000 एज इट इज़ आ जाएगा। अब थर्ड हाउस में सी पॉइंट में तो 20,000 दे रखे हैं और डी स्टैंडर्ड रेंट 25,000 है तो विच एवर इज लेस यानी 20,000 आ जाएगा। इन दोनों में जो कम होगा वो आएगा। फिर चौथे मकान में भी विच एवर इज़ मोर वाले में तो 21,000 है और स्टैंडर्ड रेंट 15,000 है तो यहाँ 15,000 आ जाएगा। फिर पाँचवें में भी इन दोनों में जो कम है 15,000 और छठे में 24,000। तो इस तरीके से अपने को एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। तो एक्सपेक्टेड रेंट में म्यूनसिपल वैल्यू देखनी है, फेयर रेंट, दोनों को कंपेयर करना है। दोनों को कंपेयर करके जो अधिक होगा वो पहले हम ले लेंगे। फिर स्टैंडर्ड रेंट अगर दे रखा है तो जो हमने कंपेयर करके निकाला विच एवर इज़ मोर उसको और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे तो उन दोनों में जो कम होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट होगा। तो इस तरीके से अपने को सबसे पहला स्टेप एक्सपेक्टेड रेंट निकालने का